तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो ये पूछा गया आपसे कि 3 + √16 कौन सा नंबर है ना, रेशनल है, इरेशनल है या नेगेटिव इंटीजर है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका आंसर क्या आया 3, 16 का रूट निकल गया 4, आंसर क्या आ गया 7। तो 7 यदि रूट से बाहर आ गया मतलब जो नंबर रूट में होता है वो होता है इरेशनल नंबर, लेकिन ये सॉल्व करने के बाद रूट इसमें नहीं है तो इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट में रहते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन √4 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसका आंसर रूट से बाहर आ गया। तो इसका √4 आ गया और ये प्लस करके 7 बन गया, इसलिए रेशनल हो गया। ये इरेशनल नहीं है क्योंकि ये रूट में नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव 7 है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा जो है 0 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका 0 दिया है अल्फ़ा और बीटा, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। जब a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं बचेगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो यहाँ से अब ये पावर 1 बचेगा, इसको लीनियर कहेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है इसका c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। यदि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा होता तब आपका आंसर -b/a हो जाता। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि ये बहुत पूछा जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा तो बताना आपको -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा तब c/a, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 ऑन अ डाइस। तो डाइस तो आपने देखा ही होगा, डाइस जो आपने खेला होगा बचपन में लीडो, तो ये जो पासा फेंकते हो आप, इसमें लिखा रहता है 1 2 3 नंबर, ठीक है। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 4 एक ही नंबर है इसके अंदर, ठीक है, और टोटल नंबर कितने इसके अंदर हैं 6, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास टोटल कितने आउटकम हैं। तो इसको क्या करो आप ऐसे रिंग बना लो और बोलो जो जो आउटकम आता है 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6। आपसे पूछा गया कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 4 को आप कर दो डार्क। तो आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के जैसा ही होता है प्रोबेबिलिटी, कि आपका जो नंबर जो आया आउटकम कितना आया, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपका प्रोबेबिलिटी होता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी जब पूछता हो तो आप फ्रैक्शन के जैसा ही सॉल्व करो कि टोटल आउटकम कितना हुआ और क्या चाहिए अपने को, है ना। तो अपने चाहिए 4 चाहिए, 4 के अलावा कोई भी नंबर पूछता ना तब सबका आंसर 1/6 ही होगा, है ना, याद रखना। किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी 1 का प्रोबेबिलिटी भी होगा 1/6, किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। खाली आप 4 को मत देखना, कोई भी नंबर हो यहाँ पर 1/6 आप लगा देना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू फॉर एन एंगल, कोई भी एंगल थीटा के लिए थीटा का वैल्यू जो होता है क्या, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज, ठीक है। तो चलिए हम साइन का टेबल बना के दिखाते हैं आपको। साइन का जो टेबल होता है साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। साइन का जो वैल्यू होता है पहले 0 के लिए 0 और थीटा 30 के लिए 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बोलो कैसे याद करोगे इसको आप, 0 1/2 नीचे रूट लगा देना, 2 हटा देना, रूट ऊपर लगा देना, एक नंबर बढ़ा देना √3/2, इसका नंबर होता है 1। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। 0 से वैल्यू 1 हो गया तो वैल्यू ये बढ़ रहा है। तो बताना है कि फॉर एन एंगल थीटा, तो इसको थीटा कहते हैं, ये थीटा है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज थीटा, थीटा बढ़ाओगे तो साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। इस पर पुटिंग मारना है इंक्रीज़ पर, यहाँ इंक्रीज़ है तो यहाँ भी आपको इंक्रीज़ मारना है, ठीक है। यदि यहाँ पर कॉस होता तो वैल्यू उल्टा हो जाता। चलिए अब कॉस का वैल्यू भी सिखा देते हैं। कॉस का वैल्यू पूछेगा तो आप इसको उल्टा लिख देना। तो मैंने क्या बताया आपको कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन का वैल्यू डिक्रीज़ होगा और कॉस का वैल्यू साइन का वैल्यू इंक्रीज़ होगा और कॉस का वैल्यू डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है अपने से कि tan थीटा टू द सर्कल इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट। तो देखिए सर्कल एक होता है, सर्कल उससे tan थीटा मतलब टेंजेंट जो होता है
सर्कल को टच करते हुए जाता है बाहर से लाइन। टच कितने पॉइंट पर करता है ये? 1 पॉइंट पर, ठीक है। अब पढ़िए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट 1 पॉइंट। 1 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या बोला गया? फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्लास इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मॉडल क्लास पूछा गया आपसे, है ना। तो मॉडल क्लास कितना होगा? तो मॉडल क्लास के लिए आपको बताना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही आपका होगा मॉडल क्लास। तो आप लिखोगे मॉडल क्लास, क्लास जो है हमारा 30 to 40 है, ये आपका राइट आंसर है। 30 से 40 पर आप टिक मार देना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, इसी पर एक सवाल और लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाता कि इसका मीडियन क्लास बताओ, मॉडल क्लास की जगह पूछा जाता इसका मीडियन क्लास बताओ, तो आप उसके लिए निकालते CF, उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए CF निकाल के दिखाते हैं आपको, है ना। आपको यहाँ निकालना है CF, यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर निकाल दे रहा हूँ कि आपको पहले नीचे क्या लिखना है। CF में फर्स्ट नंबर सेम लिखना है, फिर आपको ऐसे ऐसे नंबर प्लस करते जाना है। चलिए इसको प्लस कर लिया 13 को प्लस कर लिया 29, इसको प्लस कर लिया, आंसर कितना आ गया 41, इसको प्लस कर लिया 51। तो ये जो लास्ट का नंबर मिला उसको आप हाफ कर दो, 51/2 25.5 से बड़ा आपको CF दो, देखो उसका मीडियन क्लास, उसका क्लास आपको मॉडल क्लास कहलाएगा, ठीक है ना। आपसे मॉडल क्लास पूछा गया, यदि पूछा जाता है मीडियन क्लास तो आप CF निकालना, है ना। CF का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी फर्स्ट नंबर सेम लिख देना है, फिर आपको क्रॉस करके प्लस करते जाना है, और जो लास्ट का नंबर मिलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, और वो नंबर से ठीक बड़ा जो CF होगा उसी का क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। आपसे कभी पूछा गया मॉडल क्लास, वो आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। मॉडल क्लास में आपको खाली बस एक ही चीज़ देखना होता है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा उसका क्लास, ठीक है। और मॉडल क्लास में बोला जाएगा मीडियन क्लास में बोला जाएगा तो CF n/2 से बड़ा, n/2 से बड़ा CF वो वाला ले लेना आपको क्लास, उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन क्लास, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन में। इसको देखना है ट्रू एंड फॉल्स की तरफ देखना है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया अपने को 5 और 15 का HCF 10 होता है, तो नहीं। तो 5 का फैक्टर कितना होता है, निकाल लो फैक्टर, 5 × 1। 15 का फैक्टर निकाल लो, 3 × 5। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है 5, तो इसका HCF 5 होगा, 10 नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स, ठीक है। इसका HCF 5 है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो होंगे इस ग्राफ के, ये y = px ग्राफ है, इसके कितने जीरो होंगे। तो आप देखो कि x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, x एक्सिस को ये ग्राफ 3 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इसके 3 होंगे, तो ट्रू। y एक्सिस को नहीं देखना, आप x एक्सिस को देखना कि ये ग्राफ, चाहे ग्राफ कैसा भी बना रहे, टेढ़ा हो मेढ़ा हो, हमको वो नहीं देखना है। हमको खाली देखना है कि x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, जितना बार काटता हो उतना ही जीरो होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया अपने से कि पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो बताइए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या नहीं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए, कि जब हम लोग को सेम साइन दिया हुआ है, मतलब दोनों में इक्वल टू दिया है साइन, तो दोनों में नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, तो उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे। यदि दोनों साइन दिया हुआ है कि एक में इक्वल टू एक में नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, तो आप उसको इनकंसिस्टेंट कहना। ये दोनों साइन कंडीशन हो गया कंसिस्टेंट के लिए, ठीक है। मतलब बीच में अब साइन देखो नॉट इक्वल टू का, तो अगले वाले में भी नॉट इक्वल टू है, मतलब सेम साइन का मतलब हो गया कंसिस्टेंट। और डिफरेंट साइन आ गया, ठीक है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तब आप बोलोगे कि इनकंसिस्टेंट है ना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसको मैं समझाता हूँ। इसमें क्या कहा गया कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यदि लाइन ऐसा है नॉट इक्वल टू है तो लाइन करेगा इंटरसेक्ट, और लाइन ऐसा है तो लाइन कहलाएगा सेम लाइन।
तो ये दोनों लाइन आपस में कट करते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट कहलाते हैं। और जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू होता है तो लाइन होता है पैरेलल लाइन, तो वो जो है ना इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। तो एक बार वापस सुन लो, पूरे क्वेश्चन को वापस समझा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ पूरे को, ठीक है। यहाँ पे पहले सवाल में पूछा गया था आपसे कि ये कौन सा नंबर है, तो मैंने क्या किया कि इसका रूट निकाल लिया। अच्छा, मान लो कि इसका रूट नहीं निकलता, यहाँ होता रूट 15, तो इसको तो प्लस हम नहीं कर सकते, ये तो रूट में ही आंसर आता, तब इसका आंसर इरेशनल हो जाता। जो आंसर रूट में हो वो इरेशनल, ठीक है। और देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला तुमसे पूछता तो इसमें फॉर्मूला लगाना है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा गया तो c/a। प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर का डाइस 1 हो तो अपने को 1/6 ही होगा, चाहे जो भी नंबर हो, ठीक है। तो इसका आंसर 1/6 होगा। फॉर एनी थीटा का वैल्यू जब बढ़ता है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो यहाँ आप देख लें थीटा इंक्रीज तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज, ठीक है ना। लेकिन जब आपको दिया रहेगा इधर कॉस थीटा तो इधर इंक्रीज तो इधर डिक्रीज होगा, याद रखना, है ना। आपसे साइन और कॉस ही पूछेगा, टैन नहीं पूछेगा। इसमें कहा गया कि टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट जो है सर्कल को, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करती है, तो 1 पॉइंट पर कट करती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका पूछा गया था मॉडल क्लास, तो मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा उसका क्लास, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा उसका क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। और HCF निकाला गया था, तो दोनों नंबरों में जो ज़्यादा जो मिलता हो वो होता है HCF, कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जो ज़्यादा मिल रहा हो वही नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो पूछा गया था कितने जीरो हैं इसके, तो बता देना कि कट कर रहा है एक्सिस को 3 बार, लिखेंगे हेयर द वाई एक्सिस, हेयर द ग्राफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस इन 3 पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो इज़ 3। अब इसमें आ जाओ कि यदि नॉट इक्वल टू, साइन देखना आपको, दोनों में साइन इक्वल टू है या तो नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू में खाली आपको एक ही दिया रहता है, 2 एक नहीं दिया जाता। मैंने 2 समझाने के लिए बना दिया कि यदि दोनों में साइन सेम हो, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, तो आपको बोलना कंसिस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि बॉयज़ है, बॉयज़ गर्ल्स गर्ल्स, तो कंसिस्टेंट। लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में आ गए, इनकंसिस्टेंट कहलाना, ठीक है। बस यही पहचान इसका। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा गया है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सभी नंबर का सम 1 होता है ना। ये कैसे होता है, आपको मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में कि मान लो कि आपने जो है 1 फेंका डाइस में, तो उसका आंसर आएगा 1/6। आपने 2 फेंका, 3 फेंका, 4 फेंका, 5 फेंका और 6 फेंका, तो ये सब जो है ना, सभी नंबर का जो सम होता है वो 1/6 ही होता है। और इन सब नंबर को यदि आप प्लस करते हो तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और 1 + 1 प्लस कर देना आप, आंसर 1 ही आएगा। इसी का मतलब यही हो गया, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, चाहे कोई भी इवेंट हो। यदि आपने एक डाइस फेंका तो 6 नंबर आउटकम आए, यदि आपने कॉइन फेंका तो 2 ही आउटकम आएंगे, हेड और टेल। इसका सम भी 1/2 और 1/2 1 ही होगा। तो याद कर लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का सम 1 होता है। ये 2 के लिए बताया मैंने, 2 के अलावा जितना भी रहे, जितने आउटकम होंगे टोटल आउटकम का सम 1 आएगा, 0 नहीं आता है, ठीक है। एक और सवाल बता देता हूँ मैं इसमें कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से कम नहीं हो सकता। पूछेगा, ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा प्रोबेबिलिटी कौन नहीं है, तो बता देना जो नंबर निगेटिव में है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, और जो नंबर 0 1 से बड़ा है वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, और 1 जो है सभी नंबर प्रोबेबिलिटी का सम होता है। सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट दिए रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। इसमें क्या कहा गया है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म।
nth टर्म निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बस फॉर्मूला लिखना था इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू अ डायमीटर। एक सर्कल है, डायमीटर है ये, इससे कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना, कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। टेंजेंट का मतलब बताया था मैंने कि वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है, तो पैरेलल टेंजेंट पूछा गया आपको, इसका आंसर 2 होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन ईस्ट में से निकलता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ईस्ट से ही सन हमेशा राइज होती है, ठीक है। इसमें मैंने क्या सिखाया था कि ऐसे गोला बना लेना, बोलना ईस्ट में से कर रही है तो ईस्ट में हमने करके 1/4 लिख दिया, नहीं। इसमें जो ईस्ट से ही राइज होती है तो इसका एक ही गोला बनेगा, इसमें 4 गोले नहीं बनेंगे। कभी ऐसा होता है, कभी नॉर्थ है कभी ईस्ट से राइज होता है तो सन नहीं, सन हमेशा ईस्ट से ही राइज होती है, इसलिए इसका एक ही गोला बना है और 1/1 इसका आंसर 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द ईस्ट हमेशा 1। वेस्ट बोले, कोई भी डायरेक्शन बोलेगा 0 लगा देना आप, क्योंकि ईस्ट में ही राइज होता है, एक गोला ही बना, उस गोले में ही काला कर दिया आपने, भाई ईस्ट में ही है, चारों में ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए ये गोले को हमको एक गोला बना लेना है और 1 ही आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट द क्लास लेंथ ऑफ द, क्लास लेंथ पूछा गया इस इंटरवल का, तो क्लास लेंथ का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर देना, इसको क्लास साइज भी कहते हैं, ठीक है। क्लास लेंथ बोलो या क्लास साइज करो, दोनों नंबर को माइनस कर देना, आंसर 10 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो देखिए हेमीस्फीयर कैसा होता है, कटोरा बना लो आधा, पूरा स्फीयर होता है तो उसका आंसर हो जाता है 4πr², तो इसका आधा एरिया कितना होगा 2πr²। लेकिन कंडीशन है यदि दिया रहता हॉलो हेमीस्फीयर तब 2πr² होता, यहाँ पर लिखा नहीं है टोटल हेमीस्फीयर, तो हम यहाँ ऑप्शन में मैच करके देखते हैं कि 2πr² है कि नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो आप उसको मान लेना है कि ये सॉलिड हेमीस्फीयर है, मतलब इसका ऊपर का हिस्सा भी होगा, तो इसका एरिया πr² होगा, दोनों मिला के 3πr² हो गया इसका एरिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन, तो कॉइन का यदि एरिया आप देखोगे तो कॉइन आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। कॉइन एक्चुअल में सिलेंडर जैसा दिखाई देता है, उसका कुछ हाइट होता है, लेकिन आप ऊपर से देख लेते हो बोलते हो कॉइन ऐसा होता है, नहीं, इसका कुछ हाइट भी तो है, इधर से ये ऐसे हाइट का है, मतलब ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम बोलेगा तो πr² सिलेंडर का वॉल्यूम लगाना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सेक्टर का, ये थीटा ये r, इसका एरिया होता है πr² θ/360 डिग्री, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कैसे होता है इसका प्रूफ भी बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। अभी आप इसको याद कर लेना। सर्कल यदि पूरा तरह से सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस कहेगा तो 2πr। सर्कल यदि आधा है तो बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज πr, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, मतलब चाहे जितने भी इवेंट जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हो उन सब का यदि आप सम करोगे तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है, 0 नहीं आता, तो ये फॉल्स है। राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला बताना है आपको an का, ap का फॉर्मूला क्या होता है, n सम निकालने का, तो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। इसमें कहा गया था कि कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम डायमीटर के पैरेलल, तो डायमीटर के पैरेलल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सन राइज हो ईस्ट में से, तो हमने इस बार सोचा कि सर्कल बना लेते हैं, 4 डायरेक्शन बना लेते हैं, 4 डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन सन राइज ईस्ट में से ही होता है तो ये एक ही गोला बन के रह जाएगा और 1/1 प्रोबेबिलिटी ईस्ट का 1 होता है। और कोई डायरेक्शन भी कहेगा तो उसका आंसर आपको 0 लगाना है, ईस्ट की जगह पर वेस्ट कहेगा, वेस्ट ही दे देगा तो 0 लगा देना। क्लास लेंथ कहे, क्लास साइज कहे, दोनों को आप माइनस कर देना, ठीक है ना, लिमिट को।
अब टोटल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कहें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr² प्लस πr², 3πr²। 10 रुपये का कॉइन सिलेंडर होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम πr²h हो जाएगा। सेक्टर का एरिया कितना होता है माइनस सेक्टर का, ये समझ लो कि पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का एरिया फाइंड करना है। सर्कल के एरिया में θ/360 लगा देना आपको। सर्कल का जो होता है सर्कमफेरेंस 2πr, सर्कल आधा है तो πr, ठीक है ना। तो चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।